हेलो दोस्तों। मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इरेज फेलियर में। बेटा, ये मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं और आज जो सेशन रहने वाला है इंग्लिश का रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका मॉक टेस्ट जो है वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल लेवल का रहेगा। ठीक है, तो क्या आपकी एग्जाम अप्रोच रहेगी, ध्यान से समझना। मैं आपको बहुत डिटेल में करवाने वाला हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बताने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ इसमें से नॉलेज मिलेगी। यानी आप मेरे साथ अगर बैठ गए, ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये बैठ गए, आपने पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, तो उम्मीद है आपकी नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और बेहतरीन बेहतरीन जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो आपको नोट्स भी करने हैं। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। ठीक है, मैं आपका बैंकिंग एसएससी वगैरह सबका एजुकेटर हूँ। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मेरी वेस्ट विनोद नगर में खुद की कोचिंग भी है। ठीक है, अगर आपको हमारी एकेडमिक क्लासेस लेने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8630377753। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों रहती हैं। अब सेशन को स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्क्रीन थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा दी जाए। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं बातें बताऊंगा उसे आप नोट कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी भर के लिए आपके काम आएंगी। ठीक है, पहला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आंसर से मतलब नहीं, आंसर तो ठीक है, आंसर आपका ठीक रहेगा, आंसर से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सीखना है क्या होता है, कैसी कैसे चीजें होती है। पहला आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल अल्टरनेटिव। आई डोंट केयर डैश द एक्सपेंस, आई वांट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस। तो बाबू, ये प्रीपोजिशन आई है, ध्यान से समझिएगा। जो प्रीपोजिशन आई है, ठीक है, अबाउट है, विथ है, ऑफ है, एट है, तो उसमें से क्या भरना चाहिए। तो आपको अगर नॉलेज है तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आई डोंट केयर अबाउट। ठीक है, डोंट केयर अबाउट यहाँ पर सही रहने वाला है। तो सर, एग्जाम ओरिएंटेड बात बताइएगा, थोड़ा सा हमारी नॉलेज को बढ़ाइएगा। तो ध्यान से बच्चे, सभी बच्चे यहाँ पर देखेंगे और चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो यहाँ पर केयर जो अबाउट है, ध्यान से समझिएगा। जो आपका केयर अबाउट है, इसका मतलब है किसी चीज के बारे में कंसर्न करना, सोचना। ठीक है, यानी कि मैं कहूंगा बी कंसर्न, बी कंसर्न अबाउट समथिंग, बी कंसर्न अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में सोचने को क्या कहते हैं, केयर अबाउट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। और बाकी जो प्रीपोजिशन है, ऑफ, केयर ऑफ क्या होता है, केयर विद क्या होता है, केयर एट क्या होता है। देखो, केयर ऑफ की अगर मैं बात करूं, केयर ऑफ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, केयर ऑफ हम कहाँ पे यूज करते हैं, आपके एड्रेसेस में, यूज्ड इन ओनली एड्रेसेस में आपको हम ये केयर ऑफ का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, तो एड्रेसेस में हम इसका यूज करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जैसे केयर ऑफ कहते हैं ना, केयर ऑफ डैश, एड्रेस के लिए हम केयर ऑफ यूज करते हैं। केयर अबाउट का मतलब किसी चीज के बारे में कंसर्न होना। और केयर विद और एड प्रीपोजिशन गलत होता है। केयर विद गलत प्रीपोजिशन है, इसका यूज नहीं होता है। और केयर एड भी, ठीक है, केयर एड भी आपका गलत प्रीपोजिशन है, इसका यूज नहीं होता है। तो यानी कहीं पर भी ध्यान से समझना, अगर केयर अबाउट आ जाए, ठीक है, अगर केयर अबाउट आ जाए, इसका मतलब क्या है, केयर के साथ अगर हम अबाउट करेंगे तो हम किसी भी चीज के बारे में कंसर्न है। ठीक है, जैसे आई, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, आई डोंट केयर अबाउट द नॉइस, आई डोंट केयर अबाउट द नॉइस, अबाउट द नॉइस। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। या आप ये भी कह सकते हो, आई, या आई से ले लो या कुछ भी ले लो, ही सी ले लो, सी ले लेता हूँ, सी केयर्स अबाउट हर फैमिली। यानी अपनी फैमिली के लिए वो, कि अपनी फैमिली की केयर करती है। ठीक है, केयर अबाउट यानी अपनी फैमिली के लिए वो कंसर्न है। ठीक है, तो केयर अबाउट का मतलब आपको ये समझ में आ चुका है। तो इसमें जो आपकी एक्यूरेट आपका बैठ रहा था, केयर अबाउट बैठ रहा था, केयर ऑफ नहीं बैठ रहा था। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सी इज, यहां से देखिएगा, सी इज डैश ऑफ लिजर्ड्स, यानी सी इज टेरिफाइड, ध्यान से समझिए। सी इज टेरिफाइड ऑफ लिजर्ड, सी इज एफ्रेड ऑफ लिजर्ड, सी इज fearful of lizards, या सी इज फ्राइटन ऑफ lizards। अब बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना,
अगर हम बात करें चारों के साथ ऑफ लगता है बेटा, ठीक है, चारों के साथ ऑफ लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा, मोस्ट जनरल में हम बोलते हैं किसी चीज से डरना, किसी चीज से डरने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाँ, एफ्रेड ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एफ्रेड ऑफ यूज करते हैं। जैसे आप किसी भी चीज से डर रहे हो तो उसके लिए फिक्स प्रीपोजिशन एफ्रेड ऑफ रहेगी। इन चारों के साथ भी ऑफ यूज रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके दो चार एग्जाम्पल आप ऐसे भी कह सकते हो, आपने सुना भी होगा, ही इज एफ्रेड ऑफ, ही इज एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड ऑफ हाइट, ही इज एफ्रेड ऑफ हाइट्स, ऐसे भी आप यूज करते हो। या आप ऐसे कर सकते हो, सी इज, देखो, सी इज टेरिफाइड ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, यानी टेरिफाइड का मतलब भी एक हिसाब से डरना ही है, ठीक है, उससे दूर रहना है, वंचित रहना है, यानी डरना है, ठीक है, फ्राइटफुल होना है, ठीक है। ये चारों आपके यहाँ पे करेक्टली हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट क्या यूज करते हैं, एफ्रेड यूज करते हैं। उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। बच्चों ये एक्टिव पैसिव में आपको चेंज करना है, ध्यान से समझिएगा। हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी आया है, हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसको चेंज करने के लिए आइए मैं समझाता हूँ आपका। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या आएगा, सुनिएगा, फैक्ट सुनिएगा कि डब्ल्यू एच वर्ड होता है बेटा, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, और उसके बाद बाई लगाते हैं, देन ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, देन ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा, ठीक है। ये पैसिव में बनाना, एक्टिव है तो उसको पैसिव में कैसे बदलना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बाई हु हैज डिस्ट्रॉयड है, यानी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी पैसिव, यानी आपका जो टेंस है तो वो कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या रहता है आपको ये पता होना चाहिए। सर स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सर स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज, सर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। तो एक्टिव से हमें कैसे ये चेंज करना है, एक्टिव से हमें चेंज ये कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि अगर मैं आपसे नॉर्मल सा स्ट्रक्चर करूं, जैसे मैं आपसे करूं, एक स्ट्रक्चर देता हूं आपको किसका, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव का, जैसे हु हैज कंप्लीटेड द वर्क, हु हैज कंप्लीटेड द वर्क, तो आप इसको चेंज करोगे, कैसे लिखोगे इसको, बाय हुम, बाय हुम, फिर क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी वर्ब लिखोगे, हैज, हैज, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा आपका, ये देखो सब्जेक्ट आया, द वर्क, फिर वर्क के बाद क्या आया, बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन कंप्लीटेड, बीन कंप्लीटेड, बच्चे आ गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हु हैज डिस्ट्रॉयड द नागासाकी, तो इसके लिए क्या आएगा बाबू, बाई हुम आ गया, ठीक है, किसने नागासाकी को करा तो बाई हुम आएगा, ठीक है। बाई हुम के बाद क्या आएगा, हैज लगा है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हुम, ठीक है, बाई हुम हैज, पहले बाई हुम के बाद क्या लगता है, हैज, देन सब्जेक्ट आता है। आपको दिखाऊं, बाई हुम ऑक्सिलरी आया, देन सब्जेक्ट आया, देख रहे हो, ऑक्सिलरी आया है, देन सब्जेक्ट आया है, ये देखो हैज आया है तब द वर्क आया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बाई हुम हैज आएगा, देन आएगा नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड, देन बीन लगता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसको आपको चेंज करना है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाई हुम हैज द नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड। उम्मीद है समझ में आया होगा। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 44th क्वेश्चन हमारा इस सेशन का चौथा क्वेश्चन है। फाइंड द सुटेबल एक्टिव पैसिव बनाना है फिर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी, द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी। ध्यान से समझना, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। द कन्विक्ट वॉज आया, देन फाउंड आया, गिल्टी बाय, फाउंड गिल्टी बाय द जूरी आया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बेटा। जैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, आई एम अ बॉय,
ये देखो आई एम अ बॉय, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट है और उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला ये बॉय है। मैं कौन हूँ? लड़का, और लड़का कौन हूँ? मैं हूँ। क्लियर है? तो ऐसे ही बाबू आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो मैं आपको समझाऊं, कुछ वर्ब जो होती है बेटा, कुछ वर्ब होती है जो, वो क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है, एंड देन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, वैसे मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे फाइंड समवन, फाइंड समवन गिल्टी, फाइंड समवन गिल्टी, या पेंट समथिंग रेड, पेंट समथिंग रेड। पेंट क्या करना है? कुछ रेड। रेड क्या करना है? पेंट करना है। फाइंड समवन, फाइंड समवन गिल्टी, गिल्टी कौन? गिल्टी को आपको फाइंड करना है, यानी ऑब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब मेरी बात समझना, जब हमें पैसिव से एक्टिव में करना पड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट को वापस से रिटेन करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मानो पैसिव दे रखा है, पैसिव स्ट्रक्चर से हमको एक्टिव बनाना है। ये देखो, ये क्या है? द कन्विक्ट वॉज फाउंड गिल्टी, यानी वॉज के बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो यानी पैसिव स्ट्रक्चर है। उसको एक्टिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? एक्टिव में चेंज करना है। तो आओ बच्चों, क्या लिखा है? कोई भी पैसिव स्ट्रक्चर में देता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं द डोर वॉज पेंटेड रेड बाय देम, ठीक है। तो अब इसको मेरे को एक्टिव में चेंज करना है, तो क्या आएगा? ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्या आएगा? दे पेंटेड, फिर दे पेंटेड के बाद जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। दे पेंटेड वर्ड द डोर, द डोर, और फिर क्या? रेड का रेड ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको इसको पूरा करना है। अब बताओ इसका क्या होना चाहिए बेटा आंसर से? इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका द ज्यूरी, ये वाला होना चाहिए 44th का, ये वाला द ज्यूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, ठीक है। क्या होना चाहिए? द ज्यूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी। तो क्या देखो, द ज्यूरी आया, सबसे पहले क्या आया? द कन्विक्ट वॉज फाउंडेड गिल्टी बाय द ज्यूरी, यानी जो कॉम्प्लीमेंट है द ज्यूरी, ये आगे आ जाएगा। फिर ये वर्ब आएगी फाउंड, क्या? फिर ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और क्या पाया गया? गिल्टी, तो गिल्टी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 44th का ए इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ अ लॉयर हैड बीन अरेंज फॉर हिम, प्रिजनर ने इंक्वायर्ड किया, ठीक है। प्रिजनर ने इंक्वायर्ड किया, ठीक है, कि एक लॉयर अरेंज हुआ उसके लिए कि नहीं हुआ। तो ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब हम इसको सही करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इफ लगा है ना, इफ, तो बेटा जब हम इफ का यूज करते हैं या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था बच्चों, इफ और वेदर वाला, ठीक है। इफ और वेदर जो होता है, ठीक है, इफ और वेदर जो यूज होता है वो यस नो क्वेश्चन वाले में होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के यस नो क्वेश्चन में हम यूज करते हैं, शायद आपको याद आया होगा, है ना। जैसे जैसे ये क्वेश्चन मान के चलो, हैज द रूम, ये डायरेक्ट है, हैज द रूम बीन क्लीन्ड, मैंने सिंपल से आपसे पूछा, हैज द रूम बीन क्लीन्ड। तो इसका अगर मैं इनडायरेक्ट बनाऊं बच्चे, क्या बनाऊं? इनडायरेक्ट, तो क्या आएगा? ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, इसकी जगह क्या लगता है? इफ, क्या उसने रूम क्लीन किया नहीं किया? यस और नो में आ रहा है, तो क्या आएगा? इफ द रूम बीन आया है, तो इफ द रूम, फिर आएगा हैड बीन क्लीन्ड, हैड के साथ बीन लगेगा, देन क्लीन आएगा। तो ये आपका इनडायरेक्ट है। उम्मीद है बच्चे समझ में आया होगा। तो इसके लिए क्या होगा, अब ध्यान से समझना। द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ लगा, इफ लगा है, इफ लगा है, तो बच्चे इफ अगर लगा है तो इसके लिए क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? ध्यान से समझना। द प्रिजनर इंक्वायर, द प्रिजनर इंक्वायर, उसने पूछा, तो यहाँ पर इसके लिए आपका आना चाहिए द प्रिजनर आस्क्ड, आस्क्ड हैज अ लॉयर बीन अरेंज फॉर मी, ठीक है। अच्छा उसने एक बात बताओ, हैज हैड अ लॉयर, हैड अ लॉयर,
हैज अ लॉयर आना चाहिए, हैज अ लॉयर अरेंज फॉर मी। द प्रिजनर इंक्वायर्ड, हैड आया है, हैड बीन आया है, हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। क्या ये हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो उसको हमें डायरेक्ट में करना है, तो इसके लिए हैड तो आएगा नहीं, बच्चे क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा। तो इसका आंसर सही होना क्या चाहिए, द प्रिजनर आस्क्ड, द प्रिजनर आज हैज अ लॉयर अरेंज फॉर मी, आपका सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 46। 46 कह रहा है कि फाइंड द सुटेबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको बताना है। आई विल से टू माई फ्रेंड्स, आई विल से टू माई फ्रेंड्स आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर। ठीक है, तो बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी अगर से टू है, ये देखो से टू लिखा है, जब भी से टू होगा तो वो टेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेल का फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो से टू आपका टेल बन जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है बाबू, ये रिपोर्टिंग वर्ब आई विल है ना। तो ये होगा तो इसमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होता, बताया था आपको, आई विल से ये अगर इसमें होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। जैसे मैं कहूंगा आई विल से टू हिम यू आर राइट, अगर मैंने आपसे कहा आई विल से टू हिम, आई विल से टू हिम यू आर राइट, यू आर राइट, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ आई विल से टू हिम यू आर राइट, तो इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या आएगा, आई विल, आई विल टेल, टोल्ड, आई विल टेल हिम दैट, यू किस में चेंज होगा, ही, आर किस में चेंज हो जाएगा, आर, ही इज राइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, दैट ही इज राइट में चेंज होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट ही लेना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पर यू था इसलिए आर आया, यहाँ पर ही है इसलिए इज आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, तो कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब इस वाले में इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो आई विल टेल आ गया माई फ्रेंड्स दैट आई हैव, ऐसे कर ऐसे रहेगा, स्टार्टेड ऐसे कैसे रहेगा, लर्निंग कंप्यूटर, तो इसमें कोई भी टेंस में चेंज नहीं आया, तो इसलिए ये आपका सही रहेगा, 46 का सी आपका राइट आंसर है। बच्चे बहुत बच्चों ने, आप लोगों ने बहुत गलत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बहुत बढ़िया चीज आ गई है, आपको मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल तरीके से। बाबू बेनोवलेंट आया है, ठीक है, बात करते हैं बेनोवलेंट का। ठीक है, आपको क्या बताना है, सिनोनियम्स बताना है। तो बेटा बेनोवलेंट की अगर हम बात करें, आइए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, बेनोवलेंट जो होता है, बेनोवलेंट जो होता है वो होता है आपका दयालु। ठीक है, यानी काइंड, इसको हम जेनरस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये अक्सर हम किसके लिए यूज करते थे बेनोवलेंट, जैसे पुराने जमाने में हम यूज करते थे रूलर्स के लिए, या कोई सोशल वर्कर है उसके लिए हम यूज करते थे। तो इसके अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरीके से भी काम करता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव भी होता है एक हिसाब से, बेनोवलेंट, बेनो VOLENT, या बेनोवलेंट किंग हम यूज करते हैं, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो आपके लिए क्या हो, जो आपके लिए क्या हो, इसका एग्जैक्ट क्या हो, सिनोनिम्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा बच्चे, अगर हम सही मायने में देखें तो जो इसका आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, बेनोवलेंट क्या होता है आपका, काइंड होता है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपका दे रखा है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपका दे रखा है, बेनोवलेंट मतलब क्या, काइंड, काइंड यानी काइंड रहता है, जेनरस रहता है, दयालु रहता है, तो आपको सीधा दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से समझ में आया होगा। काइंड का मतलब आप ये कह सकते हो जो केयर करता है दूसरे की, जेंटल होता है, फ्रेंडली होता है। ठीक है, और बेनोवलेंट मैंने आपको बता दिया, हेल्पफुल, जेनियस वगैरह सब होता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर रहने वाला है डी। 48 की ओर चलते हैं, आपको बताना है बेस्ट मीनिंग इसकी बताना है। चेस्टाइज का मतलब, चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, मैं आपको अगर समझाऊं, चेस्टाइज देखो ध्यान से समझना, प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, तेज किसी का पीछा करना, मॉनिटर निगरानी रखना, और चेस्टाइज मतलब क्या होता है, आइए आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, बात करेंगे किसकी, चेस्टाइज की। ठीक है,
तो चेस्टाइज जो है, ठीक है, चेस्टाइज जो है उसका मतलब होता है टू स्कोल्ड, किसी को डांटना, सेवरली, गंभीर तरीके से, ठीक है, स्कोल्ड करना, ठीक है। या आप ये कह सकते हो चेस्टाइज का मतलब किसी को पनिश करना भी होता है, टू पनिश। या आप ये कह सकते हो कि चेस्टाइज का मतलब यार किसी को क्रिटिसाइज करना, कोई कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करना, या आप ये कह सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चेस्टाइज का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज समबडी, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसके लिए, फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी गलत चीज के लिए, फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ध्यान से समझना, ये जो आपको वर्ड दिया था इसमें एक एक दिया था अपब्रेड, अपब्रेड भी कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसका मतलब भी क्या होता है, टू क्रिटिसाइज समबडी, किसी को क्रिटिसाइज करना और उससे गुस्से में बोलना, एंड स्पीक एंड स्पीक एंग्रीली, ठीक है, टू देम। तो ये आपका होता है अपब्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसको मतलब एग्जाम्पल से जोड़ना चाहूँ तो कैसे मैं एक वर्ड बताऊंगा, जैसे आप कह सकते हो द कोच चेस्टाइज द प्लेयर्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस, कोच ने डांटा, स्कोल्ड किया, क्यों, क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और तीनों ऑप्शन इससे डिफरेंट हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 49th। आपको अब इसका अपोजिट मीनिंग देना है, ग्रीव का आपको अपोजिट मीनिंग देना है बच्चे। अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से समझना, अपोजिट देना है, रिजॉइस, ठीक है। रिजॉइस का मतलब यार अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। किसी भी चीज की आपको खुशी है उसको जाहिर करने को रिजॉइस कहते हैं। और ग्रीव जब जस्ट इसका उल्टा वर्ड होता है, आप किसी चीज के बारे में क्या हो मेरे बच्चे, आप किसी चीज के बारे में सैड हो, ठीक है। बिकॉज जैसे आप कह सकते हो आपको कोई पेन है या कोई मर गया है, somebody has died, that's why you feel sad, तब आप ग्रीव का यूज करते हो शोक जताने के लिए, ठीक है। या आप बहुत दर्द भरी जिंदगी जी रहे हो तब भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, दर्द दुख जिसका उल्टा है रिजॉइस, ठीक है। तो सही आंसर इसका रिजॉइस रहेगा। और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ग्रीव के बारे में आपको मैं यही बता दिया कि टू फील वेरी सैड बिकॉज समबडी हैज डाइड और पेन, ठीक है। और रिजॉइस का मतलब है टू एक्सप्रेस ग्रेट हैप्पीनेस अबाउट समथिंग। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो बढ़िया सा वर्ड आए। अच्छा, टार्डी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टार्डी की अगर हम बात करें तो एक हिसाब से इसका मतलब होता है लेट, टार्डी का मतलब होता है लेट, ठीक है। तो इसका आपको क्या देखना है, जल्दी, मतलब इसका आपको देखना है लेट का जल्दी देखना है, किस वर्ड का जल्दी है। ये तो लेट है, टार्डी मतलब ही लेट होता है, इसका अपोजिट देखना तो गलत हो जाएगा। ग्रेजुअली भी नहीं होगा, क्विक मतलब जल्दी नहीं होगा। अच्छा, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ऑन टाइम, ध्यान से समझना, वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टार्डी की, तो टार्डी जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। टार्डी का मतलब होता है आप किसी भी चीज में स्लो कर रहे हो, स्लो एक्ट कर रहे हो, स्लो टू एक्ट या मूव, ठीक है, ठीक है। आप स्लो एक्ट कर रहे हो या स्लो मूव हो रहे हो, ठीक है। सिंपल सी भाषा में मैं आपसे कहूँ, लेट, कहीं भी लेट पहुंच रहे हो तो लेट कह दिया। दूसरा क्या है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट भी अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करूं तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्या, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट जो होता है इसका मतलब है किसी भी काम को कर देना बिना देरी के, ठीक है, डन विदाउट डिले, इसका मतलब है डन विदाउट डिले, ठीक है। डन विदाउट डिले इसका मतलब है यानी पंक्चुअल होना, ठीक है, हमेशा पंक्चुअल रहना, यानी प्रॉम्प्ट, और ऑन टाइम पे रहना, ठीक है। तो ये आपका प्रॉम्प्ट रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो आप इसके लिए अगर एग्जाम्पल सेंटेंस बनाएंगे बच्चे तो क्या बनाएंगे, टार्डी स्टूडेंट्स आर पनिश्ड,
और ये भी कह सकते हो जो प्रॉम्प्ट यानी ऑन टाइम रिप्लाई, प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज एप्रिशिएटेड, प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज एप्रिशिएटेड। तो अब इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चे समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रॉम्प्ट। 50 भी आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे 51 क्वेश्चन में, फटाफट देखते हैं। अब आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये आपको बताना है। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, एक पर्सन जो एंटर करता है बिना कोई इनविटेशन के, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। तो ये बेटा बहुत नेगेटिव सेंस में जाता है। उस बंदे को क्या कहते हैं जो बिना इनविटेशन के जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, इंट्रूडर। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 4 वर्ड है, चारों की मीनिंग हम समझेंगे। देखा बेटा, इंट्रूडर क्या होता है, ठीक है, इंट्रूडर क्या होता है, इंट्रूडर एक पर्सन होता है, इंट्रूडर एक पर्सन होता है हु इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मतलब होता है एंटर करना, देखो, एक पर्सन हु इंट्रोड्यूस, हु इंट्रोड्यूस यानी हु एंटर्स, जो एंटर करता है, कहाँ करता है, स्पेशली, जो एंटर करता है स्पेशली कहाँ, इनटू अ बिल्डिंग में, कहाँ करता है, इनटू अ बिल्डिंग। और किस किस मकसद से करता है, किस इंटेंट से करता है, क्रिमिनल, क्रिमिनल इंटेंट से करता है, क्रिमिनल इंटेंट से ये करता है, इसको बोलते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर्स का मतलब क्या होता है, एंटर्स विदाउट परमिशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर हम बात करें अ, अगर हम बात करें बर्गलर की, ठीक है, देखो थीप तो जनरल टर्म है, एक है यहाँ पर बर्गलर, एक है वेंडल। तो वेंडल का मतलब क्या होता है, वेंडल का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉयज, डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और बात करेंगे बर्गलर की, ठीक है, बात करेंगे बर्गलर की, ध्यान से देखिएगा, नोट करते रहिएगा इंग्लिश, ठीक है, जो जो मैं टर्म्स बता रहा हूँ, तो आपको, ठीक है, बहुत नॉलेज बढ़ेगी। बर्गलर क्या होता है, ठीक है, ये भी एक हिसाब से क्या है आपका, ध्यान से सुनिएगा। बर्गलर क्या है, एक पर्सन है जो घरों में घुस रहा है अनलॉफुली। बर्गलर को अगर हम तोड़े हैं तो आ, इसका मतलब है ब्रेकिंग और थेफ्ट से, ब्रेकिंग और थेफ्ट से, सुनिएगा, ब्रेकिंग और थेफ्ट से। और ये वाला पर्सन जो है, अगर मैं इंट्रूडर और बर्गलर में, तो सर ये दोनों सेम जैसे जा रहे हैं, तो इन दोनों में क्या चूज करोगे आप। तो आइए मैं समझाता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों, ये जो बर्गलर और इंट्रूडर है, कहीं ना कहीं जो है, ध्यान से समझना, ये सेम सेंस दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो, अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो बर्गलर क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, मतलब बर्गलर क्या होता है, कोई भी एक ऐसा अपराधी कह सकते हो, या आपका कोई भी व्यक्ति कह सकते हो, जो किसी के घर में भी चोरी करने के उद्देश्य से जाता है, ठीक है। और इंट्रूडर का मतलब कोई भी व्यक्ति जो घर में बिना इजाजत के चले जाता है, ये समझना। तो यहाँ पर क्या है, कारण अलग अलग हो सकता है, इंट्रूडर में कारण चोरी भी कर सकता है, या ऐसे भी जा सकता है, कोई भी उसका इरादा हो सकता है, हार्म पहुंचाने का, क्यूरियोसिटी का, कुछ भी करने का। यानी यहाँ पर चोरी जरूरी नहीं है, चोरी जरूरी नहीं है कि चोरी जरूरी करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साफ उद्देश्य से बाबू बलगरर आएगा, तो उसका मतलब यही रहेगा कि चोरी करना, इसका मतलब यही रहेगा कि चोरी करने से, देखो वो पर्सन भी जा रहा है, वो पर्सन भी जा रहा है, ये वो पर्सन चोरी करने के मकसद से जा रहा है। इंट्रूडर का पता नहीं, जरूरी नहीं है कि वो चोरी करने से जाए। तो ये इंट्रूडर का मतलब ये एक हिसाब से इलीगल एंट्री है, और बर्गलरी का मतलब ही बेटा थेफ्ट से है, ब्रेकिंग से है। बर्गलरी में चोरी होगी ही होगी, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। मतलब बिना परमिशन के जाना इंट्रूडर हो गया, और घर में तोड़ के चोरी करके जाना, घुसना, ठीक है, तोड़कर घुसने को हम क्या कहते हैं, बर्गलर कहते हैं।
अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा था, ठीक है, हमसे यहाँ पर कहा था एक पर्सन जो बिना इनविटेशन के जाता है तो उसके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए बाबू, इंट्रूडर होना चाहिए। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं अगला वाला 52 वाला। आउट ऑफ द 4 गिवन वर्ड्स, 4 गिवन वर्ड दे रखे हैं, आप किसके बारे में बताना है। एक कोवर्कर एक ऑफिस में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवर्कर। और जो आपका क्या होता है कोवर्कर ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, कलीग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको आप, कलीग बोलते हैं। कलीग क्या होता है आपको मैं बताऊं कि एक वो पर्सन जो आपके साथ काम करता है कोई प्रोफेशन में या कोई भी बिजनेस में, उसको आप कलीग बोलते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि माय कलीग्स आर वेरी सपोर्टिव। और जो आपका ये है एकम्प्लिस, ठीक है, एकम्प्लिस का मतलब वो होता है वो पार्टनर जो आपके साथ क्राइम में होता है, ठीक है, वो पार्टनर जो आपके साथ किसमें होता है, पार्टनर, पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं, ठीक है। और एलआई का मतलब क्या होता है आपका, हाँ, एलआई का मतलब होता है कोई भी स्ट्रगल वगैरह कर रहे हो आप, है ना। एलआई का मतलब कोई भी आप स्ट्रगल कर रहे हो उसमें आपका एक सपोर्टर कह सकते हो, ठीक है, एक सपोर्टर कह सकते हो, एक पार्टनर कह सकते हो, ठीक है, एक पार्टनर कह सकते हो या कोई फ्रेंड कह सकते हो, ठीक है। जब हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा बंदा जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं खड़ा है, ठीक है। तो ये होता है आपका एलआई। और आपने सुना भी होगा एलआई के बारे में, आपने बहुत कॉमन कॉमन वर्ड है, पॉलिटिकल एलआई हो गया यानी पॉलिटिकल सपोर्टर, मिलिट्री एलआई हो गया यानी जो वॉर में आपका सपोर्ट करता है ना, पर्सनल एलआई हो गया ऐसा दोस्त जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, और सोशल एलआई यानी जो तुम्हारे बिलीव से और तुम्हारे राइट्स को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से एलआई का यूज हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड और आ रखा है इसमें तो इसके बारे में भी जान लो, ठीक है। कंपेनियन तो बेटा कॉमन वर्ड है, ठीक है, कंपेनियन आपका क्या है, कॉमन वर्ड है। तो कंपेनियन देखो आई यू एन लगा है तो ये नाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नाउन। अच्छा, कंपेनियन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कंपनी को किसी के साथ रखता है, उसके साथ टाइम लगाता है, यानी इस तरीके से भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो जो तुम्हारे साथ हो, सपोर्ट में हो, इसके लिए भी आप कंपेनियन कह सकते हो। साथी पार्टनर को भी हम कंपेनियन कहते हैं। तो इसका हमको एग्जैक्ट क्या है, को वर्कर जो होगा वो उसको क्या क्या कहते हैं, कोई भी संस्था में काम कर रहा है आपके साथ तो उसको सपोर्टर, तो उसको क्या कहते हैं, कलीग कहते हैं। बाकी मैंने सब आपको बता दिया। पार्टनर इन क्राइम एकम्प्लिस होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 53। ही इज अंडर अ क्लाउड, ये मैंने आज आपको बच्चों क्लास में बताया भी था। अंडर ए क्लाउड, देखा जो बोला था वो टेस्ट में आ भी रखा है। तो जो जो मैं आपको वर्ड मीनिंग करवाता हूँ बेटा, आपको उसको सीरियसली लेना है, ठीक है। अगर आप चीजें सीरियस नहीं लेंगे तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, देख ही रहे हो जो जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड यानी वो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसका महत्व है, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 53 आपको क्या कहता है बेटा, कि अंडर अ क्लाउड का मतलब पहले ही बताया था कि सस्पेक्टेड, ठीक है। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पेक्टेड। अच्छा, और मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, अंडर सस्पिशन मैंने आपको लिखाया भी था, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए बिना सोचे समझे आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी अंडर अ क्लाउड का मतलब आप ये हो सकते हो, मतलब किस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप सोच सकते हो ये पर्सन गलत कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ दो चीज। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है सस्पेक्टेड, और इससे एक चीज और आती है, एक फ्रेज और बन सकता है, क्लाउड ओवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्लाउड ओवर का मतलब होता है सैड हो जाना, बिकम सैड। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो लिखा रहा हूँ वो आप कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अंडर सस्पिशन का मतलब ये मैंने बता दिया आपको, अंडर अ क्लाउड। और क्लाउड ओवर का मतलब होता है बिकमिंग सैड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। हैड गोन डाउन द ड्रेन, हैड गोन डाउन द ड्रेन। तो बच्चे हैड गोन डाउन द ड्रेन का मतलब असल में होता क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। हैड गोन डाउन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हैड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका फ्रेजल इडियम फ्रेज है।
had gone down, had gone down the drain। इसका मतलब है क्या? टू बी वेस्टेड, ठीक है, कोई भी चीज को वेस्ट कर देना, ठीक है। या आप ये कह सकते हो टू गेट, बहुत वर्स से वर्स चीज पाना, टू गेट बहुत घटिया चीज पाना, वेरी मच वर्स। या आप कह सकते हो कोई भी चीज हार चुके हैं आप, चले गई है, लॉस्ट हो गई है, जो हमेशा के लिए चले गई है आपसे। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? वॉज लॉस्ट फॉर एवर आपका राइट आंसर आएगा। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है ये, फटाफट या तो आपको पता ही होगा बाबू, है ना। इसमें COLLABORATE, कोलैबोरेट जो है वो सही वर्ड है, बाकी आपका गलत वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोलैबोरेट की, मतलब किसी के साथ जॉइंटली एक्टिविटी करना या प्रोजेक्ट करना, ठीक है। अदर वर्ड की स्पेलिंग, चॉकलेट की स्पेलिंग गलत है बेटा, CHOCOLATE होती है। और और जो एक कॉमेमोरेट है, इसकी स्पेलिंग भी गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है, COMMEMORATE। और इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है आपकी कोलेट होती है, COLLATE। अच्छा, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, सर ये कोलेट की मीनिंग क्या है और कॉमेमोरेट की मीनिंग क्या है, ठीक है। कोलेट की मीनिंग क्या है और कॉमेमोरेट की मीनिंग क्या है? आइए बच्चों थोड़ा सा नोट करते हैं, ठीक है। निकालिएगा फटाफट, कॉपी निकालिएगा, यहाँ पर नोट करते हैं कोलेट का मतलब क्या है। कोलेट अगर हम बात करें बच्चों, ATE यानी कलेक्ट करना, किसी भी चीज को अरेंज करना, है ना, या कंपेयर करना। हम मेनली कोलेट का मतलब पेपर्स के लिए, डाटा के लिए, फाइल्स के लिए हम यूज करते हैं। किसी भी चीज को अरेंज करना, सीक्वेंस में कलेक्ट करना और कंपेयर करना होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? अरेंज करना सीक्वेंस में, अरेंज करना सीक्वेंस में, कलेक्ट करना या कंपेयर करना। तो ये होता है आपका कोलेट। क्या होता है? कोलेट, ठीक है। कोलेट हम प्रिंटिंग रिसर्च वर्क के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। और कॉमेमोरेट का मतलब क्या होता है? यानी सेलिब्रेट करना कोई भी चीज को, ठीक है, एक पर्सन को या इवेंट को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जैसे मार्टियर शहीद दिवस हम याद करते हैं, एनिवर्सरी याद करते हैं, तो वो आपका कॉमेमोरेट हो गया, ठीक है। किसी भी चीज को स्मरण करना, याद करना, रिस्पेक्ट करने को आप कॉमेमोरेट बोलते हैं, ठीक है। कॉमेमोरेट जो बोलते हैं, तो इसका जो मीनिंग होता है ऑनर, ठीक है, ऑनर या रिमेम्बर करना या सेलिब्रेट करना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, 56 क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर्स। हमको सेलेक्ट करना है सेंटेंस, इसमें कोई भी आपका स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग एरर आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाएगा, सी हैड सीन, ठीक है, सी हैड सीन पब्लिक, किस इसमें, किस उसमें आपका, किस उसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। ओके, years to come, years to come, select the sentence with no spelling error। तो पहला वाला पढ़ेंगे, सी हैड सीन पब्लिक एग्जीक्यूशंस, ठीक है, सी हैड सीन पब्लिक एग्जीक्यूशंस बिफोर, बट दिस वन वुड हैंड देयर, फॉर इयर्स टू कम। तो बच्चों एक बात समझना, ईयर्स टू कम यहाँ पर रॉन्ग है, ईयर्स टू कम आना चाहिए, ठीक है। सी हैड सीन पब्लिक एक्सिक्यूशन, यहाँ पर भी स्पेलिंग एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी स्पेलिंग एरर आ रहा है। अगले वाले में ध्यान से देखिएगा, सी हैड सीन पब्लिक एग्जीक्यूशन सही है बिफोर, बट दिस वन वुड हॉन्ट हर
फॉर ईयर्स टू कम। और अगले ये वाले में भी आपका स्पेलिंग एरर है, ठीक है, HAUNT। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी हैड बीन सी हैड सीन पब्लिक एजुकेशन बिफोर सी हैड सीन पब्लिक एजुकेशन बिफोर बट दिस वन वुड हॉन्ट हर फॉर ईयर्स टू कम। सही क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे? सी हैड सीन पब्लिक एजुकेशन, ये वाला देखिए, सी हैड सीन पब्लिक एजुकेशन बिफोर बट दिस वन वुड हॉन्ट फॉर ईयर्स टू कम, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 57th में। विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज erroneous in this case? no error, choose what is the time in your watch। ठीक है, किसमें नो एरर है, यानी किसमें एरर है, पहले आपको ये बताना है। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ठीक है। अगर मैं आपको बच्चों बात बताऊं, ध्यान से समझना, अगर मैं आपको इसमें समझाऊं कि किस पार्ट में एरर है, तो वो पार्ट रहेगा आपका, ठीक है, वो पार्ट रहेगा आपका किस वाले में, अगर हम समझें, टाइम दे रखा है ना, एक सोचते हैं थोड़ा, टाइम जो दे रखा है एक एब्स्ट्रैक्ट आपका कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे क्या दे रखा है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, कंटेंट इन अ वॉच नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम टाइम तो व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच कह सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज योर टाइम ऑन योर वॉच यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो एरर जो है वो आपके सी वाले पार्ट में है, एरर जो है इसमें ये वाले पार्ट में है, ठीक है, एरर इसमें जो है इस वाले पार्ट में है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो बेटा यहाँ पर इन योर वॉच गलत है, इसकी जगह ऑन योर होगा, और बाई योर वॉच भी हम यूज करते हैं, ज्यादा सही आपका ऑन योर वॉच रहेगा। अगला है किस पार्ट में दिक्कत है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा किस पार्ट में आपका दिक्कत है। तो यहाँ पर है देयर डिस्मे वॉज एज, देखो एज आया है, एज डिस्टिंक्टली विजिबल एज लाइट पास थ्रू क्रिस्टल्स। ये जो क्वेश्चन है ग्रामर वाला नहीं है, स्पेलिंग वाला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ग्रामर वाला है, इसमें कोई भी स्पेलिंग यहाँ पर दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखा है स्पेलिंग एरर है, ठीक है, तो कोई भी स्पेलिंग नहीं है गलत, नो एरर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले वाले में देखो, इन कंपेरिजन टू देम आई रिक्वायर्ड फार सुपीरियर स्टाफ। तो बच्चे मैं आपको अगर समझाऊं, फार सुपीरियर जो है, कहाँ पर दिक्कत है इसमें, फार सुपीरियर ठीक होता है, ठीक है, ये सही है, सही फॉर्म है, मोर सुपीरियर नहीं होता, फार सुपीरियर ठीक है। देखो, अगर हम मोर सुपीरियर लगाएंगे, सुपीरियर अपने में ही मोर है, तो मोर सुपीरियर जो होता है वो गलत है, डबल कंपेरेटिव आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। या तो आप सुपीरियर लगाओ, या तो आप सुपीरियर लगाओ, और फार सुपीरियर भी ठीक है, तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, इस वाले में भी कोई भी एरर नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट। यू विल यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो। अच्छा, इसका क्या बन गया, आपका क्वेश्चन टैग बन रहा है, तो क्या बनना है, विल का क्या बनता है, देखो यू विल आया है, तो इसका क्या बनना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, यू विल इज नॉट इट आया है, तो विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एररनेस, इन केस देयर इज नो एरर, ऑप्शन डी आपको लगाना है, किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। तो एरर किस पार्ट में, ये वाले पार्ट में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसकी जगह आएगा क्या क्वेश्चन टैग, ऐसे यू विल कम वांट यू, क्या आएगा, वांट यू, ठीक है, यू विल कम का क्या होगा बेटा, वांट यू होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही बाकी की जो दो सेक्शन है, उन दोनों सेक्शन को भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन करा रहा हूँ पूरा डिटेल में, कि उम्मीद आपको डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। तो ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल ट्रिक से करवाऊंगा। बच्चों सेशन पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।